there are certain companies जहाँ AI is a buzzword and certain companies जहाँ AI के वजह से the companies are really doing well, right? They are using AI to their advantage to lower the cost or maybe grow their revenues, etc., right? Or get features to the market faster. So उन कंपनीज को रियल बेनिफिट है, बट देयर कुड बी सर्टेन कंपनीज विच आर जस्ट हाइप कंपनीज टुडे वेयर एआई माइट नॉट रियली बी बेनिफिटिंग देयर. अगर आपका एसेट एलोकेशन इज मोर टुवर्ड्स अ वेरी वोलेटाइल एसेट क्लास, देयर कुड बी अ एसेट लायबिलिटी मिसमैच, राइट? आई मीन समवन शुडंट प्लान फॉर दैट. मेरा पर्सनल व्यू है, यू स्टिक टू वन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एंड यू फॉलो इट ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, यू विल मेक मनी. द प्रॉब्लम इज इफ यू स्टार्ट स्विचिंग फ्रॉम ग्रोथ टू वैल्यू और ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस टू super high growth or buy at any price or just deep value, then you are in trouble. Where there is a lot of competitive intensity, those sectors, I think, if you have a 3-5 year view, they can do very very well. ये 3 सेक्टर पे हम ओवरवेट हैं. एंड देखिए मैम, टाइम देना पड़ेगा. फाइनेंशियल फ्रीडम 1 साल या 2 साल में नहीं होगा. सो द बेसिक्स आर द सेम. फर्स्ट इन्वेस्ट, देन स्पेंड, स्टे फॉर द लॉन्ग टर्म. आई ऑलवेज से वक्त को जरा वक्त दो, वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा. एज इन्वेस्टर्स हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम किस तरीके के इन्वेस्टर हैं. एम आई अ वैल्यू इन्वेस्टर, एम आई अ ग्रोथ इन्वेस्टर, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है, एंड व्हेन शुड आई स्विच बिटवीन द टू इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स. सो आई थिंक इतना सारा जो कंफ्यूजन होता है उसको खत्म करने के लिए आज हम आपके लिए एक एपिसोड लाए हैं जिसपे हम ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है. वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात. म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं. आज हमारे इस एपिसोड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव विद अस मिस्टर प्रतीक पोदार. मिस्टर प्रतीक पोदार ने बंधन एएमसी को ज्वाइन किया है एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर इक्विटीज. इंडियन इक्विटीज मार्केट में 1 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनके पास एंड वो इस इंडस्ट्री को बहुत गहरे तरीके से समझते हैं. बंधन एएमसी ज्वाइन करने से पहले मिस्टर पोदार निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी के साथ जुड़े हुए थे एज इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड को फंड मैनेजर फ्रॉम सितंबर 2018 टिल अप्रैल 2024. और उससे पहले उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के साथ भी एज इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट काम किया है फ्रॉम नवंबर 2012 टिल अगस्त 2018. मिस्टर पोदार ने अपना सीए 2012 में कंप्लीट किया था और सीएफए 2019 में. उन्हें स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, खासकर फुटबॉल, और वो एक वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट भी हैं. Hello everyone and very good morning to all of you. Welcome back to Mutual Fund Ki Baat and thank you so much for coming back for all our episodes and watching us and giving us so much love. आज for the very first time हमारे साथ हैं Mr. Prateek Podar, who is the fund manager at Bandhan Mutual Fund. Prateek, thank you so much आज join करने के लिए. Thanks for having me. Sure. So guys, whenever हम हर एपिसोड में एक थीम लाने की कोशिश करते हैं. आई थिंक आज के टाइम में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो कैसे मैनेज करना चाहिए. बिकॉज देयर इज ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, देयर इज वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट? एंड एज इन्वेस्टर्स हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सी कैटेगरी में फिट होता हूँ, राइट? एम आई अ ग्रोथ इन्वेस्टर, एम आई अ वैल्यू इन्वेस्टर? तो आई थिंक हमने सोचा कि एक एपिसोड इसके ऊपर बनाते हैं एंड प्रतीक हमारे जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब देने वाले हैं. बिकॉज प्रतीक कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ इन्होंने ऐसी एएमसी के साथ भी काम किया है जो ग्रोथ स्टाइल फॉलो करते हैं, ऐसी एएमसी के साथ भी काम किया जो वैल्यू स्टाइल फॉलो करते हैं. एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे. बिफोर आई मूव ऑन टू क्वेश्चंस, मैं जो पहला सवाल होगा वो यही होगा कि आप पहले ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल समझाइए हमें कि ग्रोथ क्या होता है, वैल्यू क्या होता है. या आप स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं या इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं. हाउएवर यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू अस. नहीं, सो देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग is nothing but buying something very cheap, but with a view that there is a catalyst which will lead to fair value of the price. So क्या होता है जनरली, अगर आप मार्केट देखेंगे एट टाइम्स ड्यू टू सर्टन मैक्रो इवेंट्स और ड्यू टू एनी स्पेसिफिक माइक्रो इवेंट्स, people just ignore the stock for a longer period of time and the stock start correcting, right? It's actually behavioral finance, to be honest, where people just don't like a sector because the macro might not be doing that great. And उसमें क्या होता है, you will see a lot of underperformance, you will see that ownership is not there. And we can see that in a multiple number of sectors. जैसे अगर आज भी हम बात करें, for example, a lot of sectors where, let's say, private banks, reality as a sector, where these stocks have not gone anywhere for the last 3-4 years despite earnings compounding. So ab this is a short-term phenomena where people just don't like it because of macro reasons.
And the idea is, what you need is only two things. One is, if the stock has underperformed for a longer period of time or has not worked, and the second is you should have a catalyst in mind. देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, एनीवन बोलते हैं कि यार लो पी लो पीबी स्टॉक्स, प्राइस टू अर्निंग हो गए या प्राइस टू बुक स्टॉक्स हो गए, अगर हम वो ले लेंगे तो वो वैल्यू स्टॉक है. आई थिंक दैट्स रॉन्ग, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इज द स्टॉक चीप. That is the most important reason when it comes to value investing, and you should have a catalyst in mind that because of this event, or if this event reverses, mean reversion will play out, and you will see the stock coming back, or see the sector coming back into favor, right? And that's something where people miss a lot. So if something is, just because something is cheap at 5p or 6p or maybe one time price to book, you shouldn't directly go and invest, because there could be a scenario where terminal value of the company is already in question, right? What I mean by terminal value is that in the next 10 years, the company might not survive. And hence, people are saying that this business is not worth what it is today. And in the future, it could be far, far lower than what it is today. So you need to be careful of that when you invest. So that is what value investing is, to be honest, where you buy something very cheap with a very high margin of safety. And the funda is simple. If heads is there, I win a lot. And if tails is there, I don't lose a lot. That is where value investing comes, where there's a material amount of margin of safety. Downside is protected, and upside is a function of whatever the catalyst which you think will play out, which will lead to recovery in stock price, or the stock comes into momentum. Growth investing is slightly on the opposite side. Growth investing में क्या होता है कि the stock is done very well, but the view is, or essentially you buy with the view that maybe the earnings or maybe the stock price is just reflecting 2 years of earnings, but you think that the earnings can compound at 5x or 10x or can compound for a longer period of time. तो आप longevity पे बहुत ध्यान देते हो उस business में कि whether this business can compound at 5 years or can grow at 5 years, 10 years, 15 years. And the longer the compounding phenomena, and if you have an edge versus the market, let's say generally क्या होता है, market will price 2-3 years very easily. But the year 4 and 5, if you can imagine that year, and you can imagine the cash flows, or predict or attempt to predict those cash flows in the year 4 and 5, which will be very high, or it could be far higher than what market is discounting. That is the edge. Yeah. The risk, ma'am, इसमें growth investing में ये होता है कि in case the earnings are not delivered to the extent which is being priced in over the first 3 years, you will see sharp correction. और जब ये sharp correction होता है, then people run away, right? Because they get scared कि ये क्या हुआ. So that is where the importance of research comes a lot, in the sense you should have an edge, or you should try to understand that why will this business compound at higher rates than what is being discounted today. So if you have that in your mind, then that is growth investing. But if you ask me personally, ma'am, the way I think about it is that, as Charlie Munger also says, all forms of investment is value investing. Growth is just a variable. See, अगर आप कोई cheap stock भी ले लो, but उसमें growth आएगी नहीं, और आपका catalyst is essentially growth, right? The growth should come back in earnings or in revenue, etc. Right? That is when the catalyst comes. So अगर वो growth is just a variable, अगर वो growth variable ही नहीं है, तो आप value investing कर लो, आप growth investing कर लो, you will be in trouble. So that is what I come from. So I typically believe in growth at reasonable valuations. So I don't like to overpay for growth. If I have an edge on a stock or on a particular sector where I feel that the market is discounting maybe 3 years, but year 4, year 5, year 6 could be far higher than what the market thinks, then I'm happy paying slight premium for the business with a view that in the year 4 and 5, it might surprise earnings estimate, and then you could get that alpha or delta. Okay, so Pratik, so you're basically saying कि जो value investing होता है उसमें हम upside का potential तो देख ही रहे हैं, लेकिन downside protection ज़्यादा होता है, whereas growth style में upside तो obviously है ही, और potential है, but इसमें downside भी ज़्यादा हो सकती है for an investor, right? That's how we could differentiate between growth and value style of investing. One of the ways, एक way है बोलने का ये. Essentially, see, growth investing में, as I said, थोड़ा priced in होते हैं earnings. So you are essentially buying up year 4, year 5, year 6, 7, 8. Those are the years जहाँ predict करते हो कि if they can superiorly outperform. So to that extent, near term में थोड़ा risk रहता है. Execution is a big risk in growth investing. If the company doesn't execute, then I think drawdowns हो सकते हैं. Okay, so can we say कि simply अगर value investing देखा जाए तो वो सस्ते stocks खरीदना है, या फिर जो value stocks होते हैं वो महंगे भी हो सकते हैं? Could that be right? कि वो सिर्फ is it only cheap stocks या फिर महंगे भी हो सकते हैं value stocks? नहीं, अगर जैसे मैंने बोला, first thing you have to realize is terminal value. Whether a stock, एक stock का कोई terminal value या right to win or let's say longevity of the business है या नहीं है, that is one. Right.
तो आपका जो क्वेश्चन था कि कैन अ एक्सपेंसिव स्टॉक बी वैल्यू, अगर अर्निंग्स आर ग्रोइंग एट 100% every year for the next 5 years, and if the stock or if that sector is trading at 60 times earnings, it is still cheap. Right. Because the earnings are compounding at 100%. So if you are Right. sure that, and this is where the element of research and sureness comes into place. Not sure, but reasonably you are confident. Confident. कि हाँ, कि आप कॉन्फिडेंट हो कि यार नहीं, मेरे हिसाब से ये स्टॉक और ये सेक्टर 100% ग्रो कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 3-5 years. Okay. Then it might not be a bad bet at whatever, let's say, at elevated valuations also. So इसलिए मैंने बोला कि just looking at optically or just looking at screens and dismissing stocks, that is a very dangerous thing to do. So you also have to look, आपको earnings को भी ध्यान में रखना पड़ता है और earnings को भी देखना पड़ता है कि earnings किस rates पे grow करेंगी. And maybe in year 4 and 5, the stock could be very cheap. Okay, okay, fair enough. So now let's understand this. अभी जो हम environment देख रहे हैं जहाँ पे I would say interest rates to some extent of course are elevated. Thankfully repo rate अभी नहीं बढ़ा है, but just guessing कि it would go up at some point. इतना सारा geopolitical tension है, and I think AI को लेके जितना भी hype चल रहा है, like today I think everything that I see around, मैं कुछ भी पढ़ती हूँ, everything is around AI, right? So आप ये बताइए कि ऐसे environment में जहाँ uncertainty है लेकिन शायद एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पोटेंशियल है, राइट? एक इन्वेस्टर को अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए? देन आई विल ब्रेक इट डाउन फर्दर, बट एट अ हाई लेवल आप हमें ये समझाइए कि व्हेन देयर इज सो मच व्हिच इज हैपनिंग इन अ वर्ल्ड जो हमने शायद कभी एंटिसिपेट भी नहीं किया था इन एवरी एस्पेक्ट, हमें एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाहिए? देखिए, themes come and go, right? And every theme will have its own cycle. Markets are cyclical, themes are cyclical, interest rates are cyclical. So this is something which is inherent to the economy and to the market. So आप इससे भाग तो सकते नहीं. So the only way to hedge is two things. जैसे आपने, मैं बोल रहा हूँ high level पे asset allocation, where you have exposure to let's say equities, debt, gold, etc. Right? And don't have recency bias. जो मैंने क्या देखा है ना, जैसे 2020 से 2024 people made a lot, anyone जिसका 100% equity में investment था, he would have made a lot of money. But वो भूल गए कि the importance of commodities or debt in your portfolio, because last 2 years have not been kind or have not been good ना markets के लिए. But gold and silver have done very very well. But at that point of time, had you had gold and silver today, you would be in a great opportunity में होते to rebalance the portfolio. Yeah. So that is one thing. At a high level, please follow asset allocation. That is one. Second is markets are, as I said, markets are cyclical. Themes will be cyclical. आज AI theme है, 2-3 साल पहले digital was a theme, उसके पहले EVs was a theme. So themes will come and go, and they are cyclicals. The prices will get bid up and they will come down. What is important is within your equity portfolio, आपको एक diversified portfolio run करना चाहिए, and आपका portfolio should not be indexed to just one theme of the day. See, if you do herd mentality, जैसे आपने AI बोला, and today, to an extent, there are certain companies जहाँ AI is a buzzword and certain companies जहाँ AI के वजह से the companies are really doing well, right? They are using AI to their advantage to lower the cost or maybe grow their revenues, etc., right? Or get features to the market faster. तो उन companies को real benefit है, but there could be certain companies which are just hype companies today where AI might not really be benefiting them. So the point is that if you just create a portfolio which is only indexed to one of the themes, then in the longer term you might not have आपको एक अच्छा return experience नहीं मिलेगा. The return experience will be very poor. So my advice is always follow a diversified portfolio and follow asset allocation. These are the two things with which you can tide and create long-term wealth. ओके, सो व्हेन यू से कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, टेल मी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए, एंड व्हेन यू से असेट एलोकेशन होना चाहिए, क्या एक एट अ हाई लेवल क्या हम एक परसेंटेज एलोकेट कर सकते हैं कि मे बी आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20% गोल्ड या फिर उससे ज़्यादा एट दिस पॉइंट, आई डोंट नो, बट जस्ट टेल मी कि फिर वो असेट एलोकेशन और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? देखिए, वन वेरी सिंपल थंब रूल इज 1 minus age should be equities. Right? 100 So minus age, 100 minus. yeah, sorry, 100 age. minus age. Yeah, 100 minus age. So if you are, let's say, 30 years old, 70% can be equities and 30% can be debt or fixed income. अब आप उस fixed income portfolio में you can diversify between real estate,
it could be gold, commodities. That is up to you. If you're married, I think gold will take care of itself, so you shouldn't be worried. And honestly, last 20 years have proven that housewives are far smarter than husbands, it looks like, because gold has done phenomenally well over last 20 years. So that way, I think that's a high level asset allocation strategy, or a very simple thumb rule for anyone, right? Because as you age, देखिए जैसे आपकी age होगी, आपका risk tolerance कम होता रहेगा. Your liabilities, your future liabilities in terms of EMIs हो गए, बच्चों की पढ़ाई हो गई, घर के खर्चे, etc. will keep on increasing. And at that point of time, अगर आपका asset allocation is more towards a very volatile asset class, there could be a asset liability mismatch, right? Or we and I mean, someone shouldn't plan for that. So as you age, I think it's better that you reduce your equity exposure and go towards debt or other forms of asset classes जिसमें volatility of returns is lower, risk is also lower, as I said, but it's more stable, right? So that's one. Second, आपका point था कि in this macro environment, how should one construct a equity portfolio? Equity portfolio. Yeah, I think the best is pick a diversified large cap or a flexi cap fund and invest in that fund. You can choose 2-3 funds. I always believe that having just 10 funds will not give you. See, हमको portfolio return को optimize करना है, हमको एक fund का return optimize नहीं करना है. So if you have 3-4 funds where the overlap of stocks is not much, see, typically what happens is people buy, जैसे मैंने जितना देखा है, एंड दिस इज ऑब्वियसली डेटा ऑल्सो, कि अगर आप कोई एक फ्लेक्सी कैप उठा लें, आप लार्ज कैप उठा लें, उसमें 40-50% ओवरलैप हो जाता है. सो देन आर यू रियली डाइवर्सिफाइंग और यू आर जस्ट बाइंग ओवरलैप स्टॉक? सो मेंटली आपको लगेगा अरे मेरे पास एक फ्लेक्सी एक लार्ज है, बट द डाइवर्सिफिकेशन माइट नॉट बी टू द एक्सटेंट यू वुड वांट. सो माय एडवाइस इज यू हैव either a flexi cap or you have a large plus small combination, and then stick to it for longer periods of time. Ma'am, problem ये होती है कि people get scared when there is volatility. But when you look at your portfolio and when you have other asset classes, you will see that the volatility of the portfolio is far lower than what it is if you had just invested 100% in equity now. So if you follow that properly, then I think you get very good opportunities to rebalance the portfolio also. जैसे मैं बता रहा था 2024 के बाद, अगर 2020 से 2024 इफ यू जस्ट हैड 100% इक्विटीज, देयर वाज नो चांस यू कुड, आप रीबैलेंस कर सकते थे. 2024 से 26 गोल्ड एंड सिल्वर हैज डन वेरी वेल. सो टुडे कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सेल अ बिट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, पुट बैक इनटू इक्विटीज व्हिच हैव नॉट डन वेल इन द लास्ट 2 years. So that is something which one should look at. All right. So, प्रतीक जी, ये बताइए कि in an environment like this, let's say कि जब high interest rate environment होता है, so can we say कि it favors value investing? So in the sense कि जब भी interest rates बढ़ते हैं, do you think तब वो सही समय होता है कि हमें शायद value stocks या value funds या value strategy में invest करना चाहिए? देखिए, very interesting question, और theoretically आप सही बोल रहे हैं, because ultimately if you think about what happens with growth investing or growth stocks is that a lot of their cash flows are back-ended, and when interest rates, and this is technical, but when interest rate goes up, the value of those future cash flows reduce a lot, which is not the case with value investing where cash flows are all front-ended, maybe year 1, year 2, year 3, year 4. But that's very theoretical, ma'am. And that's where the other part comes into place, which is looking at business quality of a company. If you have earnings power, and honestly, see, interest rates rises because of two things. Either the economy is doing very well, and that means that inflation is slightly higher. But if you can pass that inflation on to your consumers and you can make money off that inflation, then I think that business is far superior. So just for example, a lot of growth stocks have pricing power. And this is generally, I'm not saying always hoga, but some of the growth stocks have pricing power. So if you know a company where there is material pricing power and he can pass on inflation easily, in fact, inflation plus some delta, then I think you shouldn't be worried about interest rate cycles going up and down and whether you should go into value or growth. So you have to be slightly more nuanced about it and just not paint आप paint नहीं कर सकते brush को. You have to be थोड़ा double click करके आपको देखना चाहिए which stocks or which sectors will have pricing power, and despite interest rate rise, they can easily pass on the inflation to the consumer or to their end customers. Okay. So can we also say कि जब interest rates बढ़ते हैं market में तो आपका borrowing potential कम हो जाता है,
एंड इसीलिए जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं जो शायद लेवरेज पे काफ़ी डिपेंड करती हैं वो उतना लेवरेज नहीं ले पाती हैं. वुड दैट बी अ राइट एनालिसिस टू दिस एज वेल? Maybe, but it again depends. You're right to an extent, but see, it depends. If the economy is doing very well, then see, ultimately consumption is a function of how you feel about your future earnings growth, right? Despite interest rate rising by, let's say, 50 basis point, 100 basis point, but if your expectation of salary growth is very high for the next 3-4 years and the economy is doing very well, then I don't think so 100 basis point will affect consumption at all. In fact, consumption can even just start going up. So it's more about sentiments, I would say. Sentiments drives consumption. India is a very emotional market that way. So हमको वो दिमाग में रखना चाहिए. And देखिए, every company के cycles होंगे. If we get scared, right, कि अरे interest rate बढ़ गए and then we should sell this, I think you're not, आप longer term phenomena, आप longer term history नहीं देख रहे हो उस company का. So cycles will come and go. What management does, आपको see, if you have history of companies, you understand what they have done in the previous past, and if they have survived those cycles very well, and if they have done well, exceedingly well, or they have survived, then I think it's a reasonable case that one should hold on, or people should remain invested in that sector or stock rather than switching up. Okay. So, whenever I'm interviewing my guests, हम हमेशा इस पर्सपेक्टिव से पूछते हैं कि अगर मुझे पैसा निकालना है तो. सो लेट मी आस्क यू फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि अगर हम कोई भी स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वैल्यू हो, ग्रोथ हो, चाहे हम पोर्टफोलियो की बात करें, लेट्स डिस्कस इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ही इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट, ही इज़ इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन क्या ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसमें वो और पैसा इन्वेस्ट करके इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अभी आपने बोला था कि जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, लाइक यू सेड, थियोरेटिकली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वैल्यू वर्क्स, राइट? लेकिन लेट्स लुक एट द पास्ट. ओके, सो थिंक ऑफ इट फ्रॉम दिस वे कि अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो आप हमें ये बताइए कि ये जो अलग अलग स्टाइल्स होते हैं उनका, योर स्टाइल्स रोटेट, राइट? एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम अलग अलग स्टाइल्स काम करते हैं. तो टेल अस कि हिस्ट्री से हमने क्या सीखा है अबाउट स्टाइल रोटेशन. एंड यू कुड प्रॉब्ली टेक 10-15, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट, अब 20 साल का हिस्ट्री हमें बता दीजिए. 16 साल का, आई थिंक, सॉरी 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैम. बट देखिए, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. सी, स्टाइल्स आर सिक्लिकल. एज आई सेड, मार्केट्स ना सिक्लिकल होते हैं, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सम स्टाइल विल डू वेल एंड सम स्टाइल विल नॉट डू वेल. What is जो सबसे ज़्यादा, जैसे 2010 से 2020 इन जनरल, एंड आई एम सेइंग इन जनरल, ग्रोथ इन्वेस्टिंग डिड वेरी वेल. बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है मैम, जब आप टाइम करने की कोशिश करते हो ना, ईदर यू आर टू अर्ली और यू आर टू लेट, बिकॉज व्हेन अ स्टाइल रिवर्सेस, वो आपको बोल के तो रिवर्स होगा नहीं. And you can only prepare, ma'am, as Howard Marks says, you can prepare but you can't time. So timing is futile. So what is more important is कि how that you should remain true to your investment philosophy. So जैसे 2010 से 2020 maybe growth did very well, but from 2020 to 2023, 24, value came back roaring, right? Now I don't think so. People are, or it's very difficult for someone to pivot at the right moment at the right time. You can't do it. So मेरा personal view is you stick to one investment philosophy and you follow it over longer periods of time, you will make money. The problem is if you start switching from growth to value, or let's say growth at reasonable valuations, to super high growth or buy at any price, or just deep value, then you are in trouble. So I am not a practitioner of this. I honestly, जैसे हम जब अपना portfolio भी construct करते हैं, तो ना हम बोलते हैं कि हम growth investor हैं, ना हम बोलते हैं हम value investor हैं. What we look at is reasonable valuations and return potential. As long as we get that, I am happy. और मैं मेरे portfolio में stock लेने के लिए I am happy including it in my portfolio. The other problem which I think, let's say, at times people face is material volatility, right? And that question, or that makes you question your investment style. That only comes with experience, right? Your investment style will get tested across markets. Not कोई भी ऐसा investment style नहीं है which will always remain which will always perceive across market cycles. There will be period where you will underperform, but you have to stay true. Otherwise, I think there will be trouble. Okay, so tell me, Pratik ji, कि जो एक growth investor होते हैं, okay, so you're saying कि
let's not categorize ourselves as growth or value investors. Yeah, because I'll tell you, उसमें क्या होता है कि then ना आप you miss opportunities. जैसे हमारे साथ भी होता है, अगर आप मेरे को बोलोगे तू सिर्फ एक वैल्यू इन्वेस्टर है, एंड जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया ना मैम आपको कि इफ अ स्टॉक इज कंपाउंडिंग एट 100% फॉर द नेक्स्ट 5 years, आई थिंक इन year 4 and 5 it's very cheap. In fact, it might be cheaper than a pure value stock which you are buying at 10 times PE, to be honest. So you will miss those opportunities. So just boxing yourself that I am a pure value or I am a pure growth, मेरे को लगता है at times you miss a lot of interesting opportunities in the market which presents itself. In fact, even in corrections, right? Just because a particular stock is growth and let's say because of market volatility, the stock is corrected 30-40 or the sector is corrected 30-40%, and if you don't look at it, I don't think so you are doing justice. तो हमारा view है कि don't box yourself in growth and value. Evaluate each sector or each stock on its merit, and if you see very high IRRs, go ahead and invest. बट डोंट यू थिंक ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो प्योरली ऐसी कंपनीज को देखते हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है एंड दे आर ओके टू पे द हायर प्राइस फॉर इट, राइट? तो थियोरेटिकली स्पीकिंग वो ग्रोथ इन्वेस्टर्स ही हुए, राइट? लाइक आई गिव एन एग्जांपल ऑफ माय ब्रदर हु ही इज़ अ बिग रिस्क टेकर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, ओके? तो वो चाहता है कि वो यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, एंड ही सेज़ कि मुझे सिर्फ ऐसी कंपनीज़ में मैं, एंड ही डज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च, ऐसा नहीं है कि वो रैंडम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वो बहुत रिसर्च कर बोलता है कि यार मैं ऐसी कंपनीज़ में डालूंगा जहाँ पे मुझे पता है कि आगे जाके इनका मतलब यू नो दे आर गोइंग टू डू अमेजिंगली वेल. सो वो बहुत रिसर्च के बाद उस कंक्लूजन पे आता है, बट ही नोज़ कि अभी भी महंगा है वो, बट ही इज़ ओके कि ठीक है, आई एम ओके टू पे अ हायर प्राइस बिकॉज आई बिलीव इन दिस कंपनी, राइट? सो कैन वी से कि जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं वो शायद ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं कंपेयर टू वैल्यू इन्वेस्टर्स? So, एक अगर मैं पर्सनालिटी ट्रेट देखूं इन जनरल ऑफ अ ग्रोथ इन्वेस्टर और एक वैल्यू इन्वेस्टर, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जो जो रिस्क प्रोफाइलर अगर अपना कर रहे हैं तो उसमें हाई रिस्क अगर उनका आ रहा है तो वो शायद ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, लो रिस्क आ रहा है तो वो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं? कैन वी से दैट और नो? नहीं मैम, देखिए आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप रिस्क तो ले रहे हैं. It is just the degrees of risk. मेरा personal view है कि in value investing, and this is my personal view, it is slightly more difficult than growth because here you bet against the crowd. See, when a stock is hitting 52-week और अगर stock every week 52-week low hit कर रहा है and it is there in your portfolio and nobody is willing to touch. It requires a higher amount of mental willpower to hold it against the consensus. But that is where the bigger money is made. And again, this is relative. I'm not saying कि both involve a degree of risk, but I think the amount of patience and pain taking capability and being lonely, right? See, generally, they say, I feel certain sectors in the markets are real value today. In fact, today the polarization is massive in some of the sectors. Like in 2007, let me give you an example. In 2007, though I was not in the markets, but the market cap of real estate at that point of time, entire real estate was equal to pharma market, or the market cap of one real estate company was equal to the value of entire pharma sector. 2020 में तो मैंने personally देखा था where the market cap of one FMCG company became equal to entire auto stocks. I think this is somewhere happening between capital goods also, where market cap of maybe 2-3 capital good companies is equal to some amount of sectors or one sector in particular, right? So then to bet against and to, when nobody is touching and to buy, it requires a very different level of mental patience. Risk both jagah hai, but I think it is just that the patience and the mental willpower is more difficult in value versus growth. That is how I would term to it. That's the way I would put in front of you. Okay, fair enough. So, considering, I think हमने growth और value के बारे में काफ़ी discuss किया. I may have a few more questions around it, but I think अभी थोड़ा tangent change करते हैं, okay? And let me give you a little breather because I think मैंने बहुत ज़्यादा questions bombard किए हैं. So, let me ask you this simple question. I'm going to talk about the Bandhan Innovation Fund, जो एक thematic fund है, and ये काफ़ी fast moving spaces cover करता है, AI, EV ecosystems and so on. In a market like India, जहाँ पे ऐसी companies जो हैं, I'm guessing the companies जो आप innovation fund में डाल रहे हैं, वो बहुत ही early stage companies होती हैं, right? And they are probably very very new and आप obviously आपका कोई एक research methodology होगा जिसके basis पे आप इन companies को select कर रहे हैं, right?
बट टेल अस दिस कि डू यू रियली बिलीव कि ये स्ट्रक्चरल विनर्स होंगे या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप है? एंड लॉजिकली अगर मैं बंधन इनोवेशन फंड में अपना पैसा डाल रही हूँ तो मुझे इसमें शॉर्ट टर्म व्यू होना चाहिए या लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि इसमें कंपनीज शायद बहुत अर्ली स्टेज हैं, राइट? सो गिव अस अ लिटिल Sure. बैकग्राउंड अबाउट दिस फंड. नहीं मैम, देखिए कोई भी जस्ट टॉप डाउन, देख आप कोई भी थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, थीमेटिक फंड में इफ यू आर कमिंग, आई थिंक आपका टाइम होराइजन शुड बी 4 to 6 years. It cannot be 1 to 3 years because themes take time to play out. And in thematic funds in general, and I'm saying monothematic funds, right? What is important is not entry but exit. जैसे मैंने आपको बताया, every sector will have its own cycles. So let's say between 2012 to 2017-18, FMCG did very well, but after 2020, FMCG as a sector has not done that well, right? Similarly for pharma, between 2012 to 2016, it did well. Then it didn't do well for a period of 4 years. So इसमें exit is more important from a top-down perspective in a narrow thematic fund. In innovation fund, two things happen. देखिए slightly wider fund है, in the sense that this is not just indexed on one particular sector or two sectors. We play across 5-6 sectors, and innovation in general ना cuts across sectors. It is just not technology. अगर आप globally Nasdaq को भी देखिए, it is not that 100% of the index is just technology. I think 60% is technology. The rest is between healthcare, consumer discretionary, industrials, etc. So that's what this category may, at least what we are trying to attempt to do, is to diversify or see where is innovation happening. And we are not pure monoline thematic funds, but we are slightly more diversified thematic fund. That is one point to take away with. To your question, see, we have a mix of mature companies as well as, let's say, new age companies. So see, it could be emerging innovation, it could be a leading innovation company, right? So उस हिसाब से typically we categorize companies into LRE, which is leading innovation, rising innovators, and emerging innovators, and that's how the portfolio is constructed. जो मैंने देखा है, see, typically in innovation these are long gestation projects or companies. Year 1 में आपका पैसा नहीं बनेगा या year 2 में नहीं बनेगा. They follow a J curve. Some of them follow a J curve. Some might have a linear line depending on their stage of evolution. But when the quarterly earnings are lumpy and when the gestation period is very high, if you follow a short-term approach, then you are held for disaster. So our idea is that have a diversified approach, bet across 60-70 businesses, give them a long rope. See, innovation will not happen in day one. Just as an example, I'm saying quick commerce is just a 3-year-old industry, though a lot has been talked about it, and we have seen so much of companies coming into this space and the action, and I'm sure you are aware क्या हो रहा है, but it's just 3 साल ही हुए उसको. So we have to be cognizant कि you have to give them enough time to evolve and dominate the market space, and hence having a very concentrated portfolio in this category might not work, is our personal view. ओके, सो आप प्रतीक जी ये बताइए कि फिर आपका स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहता है? लाइक आप कैसे क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं टू पिक द स्टॉक्स फॉर दिस फंड? तो आई एम गेसिंग आप टॉप डाउन अप्रोच इज व्हाट यू आर फॉलोइंग, बट टेल अस कि इसमें एक अगर मल्टी बैगर स्टॉक्स आप पिक कर रहे हैं तो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर इट? नहीं मैम, मल्टी बैगर तो आउटकम होता है. It is never that on day one I know stock is a multi-bagger. The fund is just 2 years old. It's a very young fund. But typically, ma'am, two things on which I look at is, one is the focus has to be long term. So essentially, my focus is year 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. And I spend a lot of time, or we as a fund house also spend a lot of time, कि ये 4, 5, 6, 7 में how will this company look? How will their cash flows be? That is point number one. The second is the right to win and the ROE. Right? Does this business in the year 4 and 5 have a right to win, and can it sustain competitive pressure? Because ma'am, competition is everlasting. It is constant. Everyone will come. So you have to do a lot of research. So focus on long term, have a lot of research, and then use volatility to your advantage. That is something which we practice a lot. So when you see as I said, intrinsic value and discount, right? So if I have a view that this stock in year 4 and 5 can be value X, but because of whatever global geopolitics or interest rates or etc, you see, आपको लगता है कि markets बहुत जोर से correct हो गए हैं and आपके भी stocks correct हो गए हैं, then we use volatility to our advantage when we deploy more capital.
बट हम इसको डाइवर्सिफाइड फंड ही रखते हैं, एज आई सेड लंपी अर्निंग्स होते हैं, सो हैव अ डाइवर्सिफाइड अप्रोच. So long term research and diversification, these are the three things which I follow generally in my portfolio at least. Okay, okay, cool. So now And some luck, to let be me ask. honest. Some luck is Sorry? required, man. If you don't, I mean, there is an element of luck always. So I will not, मतलब, I'm being very humble and saying कि market has been kind and luck होता है. There's an element of luck. So you might have the right process, right research, but the stock might not do well for whatever reasons for a period of 1 year, 2 year. Okay, so Prateek, now that we have discussed so many aspects about investing, and आपने अपने innovation fund के बारे में भी मुझे बताया, and interestingly you said कि luck plays a very important role. Just while I was coming to Some. the studio, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में सुन रही थी विच वाज कि ऑफ कोर्स देयर इज लक, लेकिन लक जो है हमारे उनसे हमारे जो चांसेस हम लेते हैं लाइफ में उससे बनता है. सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं अराउंड अस मेक्स द लक दैट वी हैव. सो आई एम श्योर एट बंधन आप लोग भी बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लक बन रहा है, राइट? सो यस, ऑल राइट. So now let me come back to about asking you about your personal investment journey, right? And I do think कि हमारे सारे viewers जानना चाहेंगे कि एक fund manager जो इतना बड़ा fund manage करते हैं, इतने सारे funds manage करते हैं, वो अपना personal portfolio कैसे manage करते हैं, right? So आप थोड़ी अपनी investing journey के बारे में बताइए, and then maybe I'll ask you some follow-up questions. So मैम, जैसे मैंने मेरी इन्वेस्टिंग, आई मीन मेरा करियर चालू हुआ था 2012 में, एंड 2012 से 20 आई वाज आउट एंड इक्विटी इन्वेस्टर. तो वट एवर, एंड मेरा सिंपल फंडा होता था, पहले इन्वेस्ट करो फिर स्पेंड करो. सो मैं बहुत माइजर भी था एट द इनिशियल स्टार्ट. एट द स्टार्ट ऑफ द करियर सैलरी थोड़ी कम होती थी, तो जो भी होता था आई यूज्ड टू इन्वेस्ट वेरी अग्रेसिवली एंड यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So this continued for maybe 9 years, and the portfolio, touchwood, did reasonably well. 2020, ma'am, was the first crisis which I saw, which people always talk about, and I saw portfolio value of mine go back to 2014 levels, so 2013-14 levels, back to the start, and mentally that scarred me, and that is when I realized the importance of asset allocation. और उसके बाद अगर आप देखेंगे 2020 से 2024 आई हैव ट्राइड टू स्लाइटली डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम ओनली एक्विटीज इनटू डेट, predominantly debt, a bit of very slight bit of gold because वो wife है, so she's married, but otherwise I think it's mostly debt. Unfortunately, ma'am, equity has also compounded very well, so the ratio is still more in favor of equity. But my risk taking, and देखिए मैं please don't take me as a way of benchmarking, because my risk profile or risk appetite and my liabilities will be very, very different from a normal man or a guy who would have his own risk taking his own liabilities, right? But so just keep that in mind. But yeah, today also I think equity forms maybe 85% of the portfolio, and the rest is between debt. One big thing which I've learned, ma'am, in 2020 was always have some, you need to see in a crisis, to make big money in a crisis, आपको cash चाहिए और courage चाहिए. तो always have some bit of dry powder, and it could be 5% of portfolio जो आपको कुछ भी return नहीं देगा. But that 5%, when you see COVID crisis or when you see 2008 crisis, and this will happen in the next 10 years, right? Yeah. And if you are able to at that point of time capitalize on that 5%, and then you can't worry, right? You have to, ideally, when you see such big, जब इतने बड़े disallocations होंगे between asset classes, automatically, intuitively, a person will just should go ahead and invest. He shouldn't get scared about उस वक्त क्या narrative है. If someone does that, I think उनके portfolio returns can be phenomenal. मतलब they will themselves be surprised. So one big takeaway जो मेरा है after COVID was कि the importance of cash in your portfolio, and at all points of time having something which is break the bank. So in a crisis, just go ahead and then invest. Okay. So when you look at your portfolio, आप हमें ये बताइए कि apart from the fact कि आपने बहुत ज़्यादा आपका equity allocation था 2012 और 2020 के बीच में, then आपने debt allocation बढ़ाया, ऐसी कोई बड़ी गलती करी है in terms of investments जो आपको शायद लगता है कि
अगर नहीं करी होती तो शायद मेरा पोर्टफोलियो बेटर होता. सो एनी बिग मिस्टेक, इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो आपने खुद अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में करी है? बैलेंस शीट पे मैम ध्यान नहीं दिया है एक दो बार. आई थिंक दैट्स बीन वन मिस्टेक. एंड disproportionate allocation to one particular theme or a stock, such that obviously देखिए play out हो गया, I was lucky, but had it not played out, the return outcomes could have been far subpar. तो ये दो बड़े रिस्क होते हैं. I think allocation is one big risk, and the other is paying attention to balance sheets. At times I think maybe I was young, and Okay. at that point of time, screeners were a great way to invest, and I didn't pay a lot of attention to Okay. balance sheet, and I have got scarred in that. So that's something which is always with Okay. me. Ki, whenever I see slightly negative balance sheets or cash flows are very very detrimental, even if there is hope of turning around, I will stay away from it. ओके, ओके. एंड क्या आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं कि आप किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, किस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ योर फेवरेट फंड? गिव अस सम डिटेल्स. नहीं मैं कैटेगरीज बोल देता हूँ मैम. मैं जनरली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड सो फर्स्टली हमारा खुद का, आई मीन द सेबी रूल सेज दैट 20% ऑफ योर सैलरी हैज टू बी इन्वेस्टेड, आपके फंड्स में इन्वेस्ट होने चाहिए. सो दैट इज एन ऑटोमेटिक एलोकेशन. आई हैंडल 3 फंड्स तो उसमें जाता ही है. And apart from that, I have a mix of a bit of small cap as well as a bit of large cap. So these are the two funds, two categories जिसमें मैं invest करता हूँ, and reasonable allocations. I don't diversify. I think the view is 5-10 years. So instead of having a bouquet of 7 funds across categories, I think it's just ये दो category, keeping it very simple and having an asset allocation to balance the volatility. तो वैसे करते हैं. Okay, okay. And what percentage of your portfolio is gold? Can you just tell me that? कि आपके, because आपने बोला ना कि आपका काफी अच्छा asset allocation है in the last 5-6 years. नहीं. गोल्ड का कितना allocation है? नहीं, I think it could be around 3-4% today, and that includes because my wife is there, so उनका भी allocation है उस तरफ. So as I said, देखिए, if you are married, then the wife takes care of gold. तो Okay. तो honestly मैं तो देखता भी नहीं हूँ, but हाँ, that's what it is. Should be around 3-4%. ओके, ओके. ऑल्सो टेल मी कि एज अ फंड मैनेजर प्रतीक जी, अभी आप ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे आप ओवरवेट हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे आप अंडरवेट हैं? सो गिव अस अ लिटिल सेक्टरल व्यू ऑफ दिस. No, so हाँ, तो देखिए 3 sectors where I'm reasonably positive. One is obviously healthcare. I think healthcare मेरे हिसाब से is the next 5-7 years के लिए, it's a very very good sector. Personally, I believe in. Okay. And that is a sector where we are overweight across our portfolios. At least the funds which I manage, मैं उसमें overweight हूँ. Second tactical bet is reality. I think the market caps are quite absurd to the value of the land which they own, and even the annuity income which they generate. So as I said, that the market cap in absolute, if you see, of this sector versus some of the other sectors, the dislocation is very very high. So reality is one tactical bet which I like. The third is consumer discretionary. I think maybe large ticket consumer discretionary has done well after the GST cuts, but smaller ticket consumer discretionary, or maybe where there is a lot of competitive intensity, those sectors, I think if you have a 3-5 year view, they can do very very well. ये 3 सेक्टर पे हम ओवरवेट हैं. What we don't like at this point of time is let's say last, if you see in the near term, ma'am, capital goods have done very well, and I think over there, even though the near term is very good, I think it's more than priced in. And in case the growth disappoints, you could see material drawdown. So capital goods as a sector, I think we have been slightly now underweight. So we were very overweight a year and a half ago, but I think in this last couple of months, we have looked at trimming some of our positions in capital goods as a sector. Okay. Any other sector जिसमें आप underweight हैं, apart from capital goods? The other is FMCG as a sector, where I think a lot of it is fully penetrated. See, as a category, the basic, I mean, dal, atta, chawal, etc. इनका penetration fairly over हो चुका है. It's more about premiumization. So over there you have to be slightly, उस sector में you have to be nuanced. I am not saying that not all companies will do well, but in general, large FMCG companies, I think
have had that easy run already over. So between 2010 to 2020 they have done well. मुझे नहीं लगता FMCG में ज़्यादा penetration led growth आएगा, and it's more about premiumization, which is a very slow burn. So I think relatively risk reward could be better in other discretionary categories. ओके सो आज के टाइम में मैंने ऐसे दो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स देखे हैं. वन कैटेगरी ऑफ पीपल फॉर दैट मैटर जो इन्वेस्टमेंट में बिलीव ही नहीं करते हैं, एंड हु बिलीव लिव फॉर द प्रेजेंट, फ्यूचर को बाद में देख लेंगे, राइट. एंड दिस अनदर कैटेगरी जो काफ़ी फोकस्ड है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, और जो एक चीज़ वो फॉलो करते हैं या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट. एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. आई थिंक ये मैं हर किसी को बोलती हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की कोशिश करो, सो दैट यू कैन ट्रूली फॉलो योर पैशन, राइट. बिकॉज जब आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं तो आप पैशन के लिए काम करते हैं. सो टेल मी समथिंग प्रतीक जी, एंड आई एग्री कि म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका होता है फॉर अस टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं. अगर आपको उतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है एक्विटीज़ का, तब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, राइट. आई डोंट थिंक कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएगा, एटलीस्ट अर्ली ऑन इन लाइफ. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड प्रतीक जी कि म्यूचुअल फंड से हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं. लेट्स से समवन वांट्स टू गेट फाइनेंशियली फ्री बाय 45, राइट. तो आपका क्या एडवाइस होगा टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम? Ma'am, tricky question hai, but the best way to achieve financial, so firstly I think you have to decide what is the corpus level jahan aap, where you think you can then retire, and that corpus level can आपके जो expenses हैं, it can take care of your expenses and do what you want, right. Essentially financial, हाँ, financial freedom means buying time, right. Time for yourself, do what you want, right. Not to question anyone or not to get up in the morning, go to the office, right. The best, the thing what I think what you should do is follow a long term asset allocation philosophy. And देखिए मैम, टाइम देना पड़ेगा. फाइनेंशियल फ्रीडम 1 साल या 2 साल में नहीं होगा. So the basics are the same. First invest, then spend. Stay for the long term. I always say वक्त को जरा वक्त दो, वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा. Last 2 साल से equities have not done well. But that doesn't mean कि you go away and say कि नहीं equity से मैं let's say अगर आपके SIPs चल रहे हैं, so please continue on SIPs. It is not that long-term story of India has changed or something like that. So if you are there for the long term and if you follow asset allocation, I think financial freedom is achievable. But you have to stay consistent. What I've seen is people just are not consistent. They lose conviction, they lose patience. और अगर आप patience और conviction खो देते हैं, that is when mistakes happen. Asset allocation helps you get away from that, so it makes you more it makes you more patient because volatility in portfolio ज़्यादा नहीं होती है, and आप rebalance कर सकते हो. Yeah. I truly believe कि long term of course, and अगर मुझे लगता है कि अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद 15 से 20 साल में आप बहुत आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर समवन इन योर 20s और आप अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप एक सिंपल सा SIP कर दीजिए, मे बी 10,000 का या 20,000 का, बहुत आसानी से 20 साल में आप शायद फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे. बट मोर देन एनीथिंग एल्स, दैट कंसिस्टेंसी इज सो इम्पॉर्टेंट, जो हर चीज़ में ज़रूरी होती है ना, मोर सो इन इन्वेस्टिंग, राइट. कि आप डिसिप्लिन तरीके से करते रहिए, चाहे महीने में आपको खर्चा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बट वो योर इन्वेस्टमेंट शुड गो वट एवर इट इज. आई थिंक दैट्स समथिंग सो इम्पोर्टेंट. पहले सिप करना चाहिए, फिर आप खर्चे करिए. सो इमीडिएटली इफ यू गेट सैलरी, आई थिंक द बेस्ट इज जस्ट put it into equity or whatever is your asset allocation, आप उस पे डालिए पैसा, and staying true to it. Don't deviate. The problem is competition, ma'am, is a thief of joy. And generally यही देखा है कि 2021 में someone will come and say मेरे तो portfolio has gone up 300%, who would have 100% equities versus someone who would have 70% equities and 30% debt. But then he doesn't realize that fast forward 2-3 years that the guy with 70-30 would have had a better return outcome at a portfolio level than someone who's 100% equities. Yeah. Okay. Sure. So just, let me ask you just one or two questions, and then एक छोटा सा rapid fire round, and then we are done. So quickly tell me, when we look at, investing, and when we look at just some thumb rules जो होते हैं investments के लिए, आप हमारे investors को ऐसे कुछ thumb rules बताइए जिससे वो
ऑफ कोर्स अमीर बन पाएँ, वेल्थ क्रिएशन कर पाएँ, जो इवेंचुअली हमारा गोल है, बट ऑल्सो दे आर एट पीस, राइट? क्योंकि आई थिंक इन्वेस्टमेंट में सिर्फ रिटर्न्स हर चीज़ नहीं होते, आई थिंक पीस ऑफ माइंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे 2 या 3 स्टैंडर्ड थंब रूल्स जो हम सबको फॉलो करने चाहिए, एंड लेट्स लीव लॉन्ग टर्म एंड डिसिप्लिन आउट ऑफ दिस, क्योंकि लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन तो गिवन है ही, जिसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया। तो उसके अलावा हाँ। ऐसे 2 या 3 थंब रूल्स बताइए। 100 minus age, that is Okay. equity. Equity Within उतना होना equity, चाहिए। only 3 funds. And that's my personal view. Only 3 funds, Sure. not more than 3 funds. And Okay. stay disciplined, don't switch. अगर आपको लोग बोले कि ये बेच के ये ले लो, ये बेच के ये ले लो, I think आप पहले ड्यू डिलिजेंस करिए on a fund manager, on the long term track record of that fund house, etc. And then just stay across these 3 funds and keep on allocating money. Yeah. That's it. And then asset allocation, अगर आपको disallocations दिखते हैं, go aggressively and rebalance. See, you should have courage and you have to take risk. तो अगर आपको बहुत बड़ा डिसएलोकेशन दिखा, जैसे आज के दिन बिटवीन गोल्ड एंड इक्विटीज हमें दिखता है, राइट? एंड विद सो देन यू डू दैट एसेट एलोकेशन, दैट विल गिव यू पीस एंड दैट विल गिव यू लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग. आपको पोर्टफोलियो रिटर्न्स देखना है, जैसे मैम मैंने बोला, यू शुडंट लुक एट जस्ट वन एसेट का रिटर्न. Look at how your portfolio is compounding. As long as the portfolio is compounding at healthy rates, then you shouldn't be worried. Simple rules there. Okay. Cool, wonderful. So I think let's move to the last section of this conversation, जिसमें मैं आपसे कुछ rapid fire questions पूछूंगी, and I would want quick answers. Okay? Yes or no, one word Okay. answers, whatever works. Yeah. आज के टाइम में एक अगर इन्वेस्टर आपसे ये पूछ रहा है, should I choose growth or value? What would your first response be? Growth at reasonable valuations. Okay, all right. ग्रोथ और वैल्यू, अगर आपको इसमें से एक अगले 10 साल के लिए चुनना होता, what would that be? Both, if you can stay true to 10 years to one particular style. Okay. High conviction or broad diversification, which is better? Broad diversification. Okay. Patience या timing? Patience, ma'am. You can only prepare, you cannot time. वक्त को जरा वक्त दो, वक्त आने पे वक्त बदलेगा. Patience. Okay. Always patience. Okay. PE ratio या cash flow? Cash flows. PEs can be managed. Cash flows cannot be managed beyond a point. It can be managed for a year, but not for 2-3 years. Always cash flows. Okay. SIP, lump sum, which one would you prefer? SIP, if you are following asset allocation and on brutal market days, lump sum. Brutal market days, lump sum. Okay, I like that. All right. One word that destroys returns. Impatience. Okay. One word investors need more of right now. Conviction in Indian equities. Okay. Cool. So that's about it. I think मैंने आपको बहुत सारे सवाल पूछ लिए. I hope this was your first podcast ever. I hope it was fun. Thank you so much, Yeah, it was Pratik fun. ji, for giving us your time today. And I do hope कि हम आपको दोबारा एक नई थीम के साथ लेके आ पाएँ. But I think I had a great time talking to you. So thank you so much for your time. Thanks, Namrata. Thanks for having me. Bye. Thank you so much. Bye. That was such a wonderful conversation with Mr. Pratik. So जल्दी से जो भी हमने points discuss किए मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने Mr. Pratik से ये पूछा कि growth और value investing होता क्या है. तो Mr. Pratik says कि जो value investing होता है उसमें आप ऐसी companies ढूंढते हैं जो अभी काफ़ी सस्ते में अवेलेबल हैं, लेकिन वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं. एंड ही सेज कि बेसिकली ये जो कंपनीज हैं ये अपनी ट्रू वैल्यू से नीचे पे ट्रेड कर रही हैं. नाउ ही सेज कि ये जो उनका सस्ता दाम है दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ मैक्रो रीजंस, बट ही सेज कि वैल्यू ट्रैप्स को लेके आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, विच बेसिकली मीन्स कि कंपनी सस्ती है वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगी या नहीं वो भी बहुत ज़रूरी है. देन ही सेज कि जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता है उसमें आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें आपको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो कंपाउंड होगा और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं. सो इन ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग आप ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को देखते हैं बट विद वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल इन द फ्यूचर. बट ही ऑल्सो सेज कि ग्रोथ के लिए ओवर पे नहीं करना चाहिए. आइडियली वी शुड लुक एट गार्प which is growth at reasonable price. फिर हमने मिस्टर प्रतीक से पूछा कि हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड या कैटेगरीज होने चाहिए. मिस्टर प्रतीक सेज कि सबसे पहले तो व्हेन यू लुक एट थीम्स,
अब थीम्स जो होती हैं वो बहुत साइक्लिकल होती हैं, तो इसीलिए दे कम एंड गो, राइट? तो इसीलिए थीम्स मे नॉट बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ही सेज कि आइडियली एक इन्वेस्टर को जो है डाइवर्सिफिकेशन देखना चाहिए और असेट एलोकेशन देखना चाहिए। ही गिव एन एग्जांपल कि अगर हम गोल्ड की बात करें, राइट, गोल्ड ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो अगर आपने गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं किया होता, सो दैट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्थ क्रिएशन। ही आल्सो सेज कि अगर हम एआई की बात करें, जिसका भी बहुत हाइप चल रहा है, व्हेन यू लुक एट एआई, शायद लॉन्ग टर्म में वो आपको उतना बेनिफिट ना दे, एंड विच इज वाई ही सेज कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। तो ही सेज आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स हो सकते हैं। पोर्टफोलियो ओवरलैप को अवॉइड करना चाहिए और इसलिए आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स को देख सकते हैं। ही आल्सो सेज कि आपको जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपका इक्विटी एलोकेशन कम होना चाहिए और डेट और सेफर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ झुकाव ज्यादा होना चाहिए। फिर हमने मिस्टर प्रतीक से वैल्यू और ग्रोथ के बारे में ये भी पूछा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस मार्केट में अच्छा करता है, एंड एज इन्वेस्टर्स हमें क्या करना चाहिए। सो मिस्टर प्रतीक सेज कि अब जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होते हैं वो भी साइक्लिकल होते हैं, तो कभी वैल्यू अच्छा करता है, कभी ग्रोथ अच्छा करता है। नाउ अब अगर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे तो यू मे नॉट गेट इट राइट, यू मे बी टू अर्ली, यू मे बी टू लेट, और इसीलिए सेज कि अब कोई एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यू कुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट? एंड ही आल्सो सेज कि आइडियली आप एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी डिजाइन करिए, अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिजाइन करिए और फिर स्टिक टू दैट इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? तो ये अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को चेंज करने की जरूरत नहीं है बेस्ड ऑन ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। फिर हमने मिस्टर प्रतीक से उनका उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में डिस्कस किया, एंड ही सेज कि उन्होंने 2012 जब उन्होंने काम करना शुरू किया तब से इन्वेस्ट करना शुरू किया, बट ही वाज वेरी वेरी हाई ऑन इक्विटी। सो 2012 से लेके 2020 तक उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इक्विटीज की तरफ टिल्टेड था। फिर जब 2020 में कोविड हुआ, दैट्स व्हेन ही रियलाइज कि उनके जो इक्विटी पोर्टफोलियो का वैल्यू है that went back to 2014 number, right? So he got very panicked at that time and he said कि that is when उनको realize हुआ कि asset allocation एक investor के portfolio में कितना ज़रूरी होता है, और तब से जो है उन्होंने अपने portfolio को diversify करना शुरू किया है। अब अगर हम currently उनके portfolio की बात करें तो उनके पास करीब 80 to 85% उनका portfolio equities में है और बाकी थोड़ा gold और debt में है। But he also says कि हर investor को थोड़ा cash ज़रूर रखना चाहिए, have the courage as well, एंड जब भी आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज देता है तब आपको उस कैश को जो है मार्केट में डिप्लॉय करना चाहिए। मिस्टर प्रतीक ने फिर हमें ये भी बताया कि उनके पोर्टफोलियो में अगर हम उनका पोर्टफोलियो देखें तो उनके पास लार्जली सिर्फ 3 फंड्स हैं, एंड उनके पास सिर्फ लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंड्स में एट दिस पॉइंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दी इक्विटी स्पेस। ही सेज कि बहुत ज्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए, 2 या 3 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में, उसमें पैसा डालते रहिए एंड यू आर गुड टू गो। उनके पोर्टफोलियो में जो है करीब 4 से 5% गोल्ड है एंड बाकी जो है उनके पास डेट है। फिर हमने मिस्टर प्रतीक से ये डिस्कस किया कि ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिनमें वो ओवरवेट है और कौन से सेक्टर्स है जिनमें वो अंडरवेट है। तो ही सेज कि ही बिलीव्स कि हेल्थ केयर सेक्टर अगले 5 से 7 साल में बहुत अच्छा करेगा, सो दैट्स वन सेक्टर जिसमें वो ओवरवेट है। ही इज ऑल्सो ओवरवेट इन रियलिटी एंड कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि इन द टाइम्स टू कम ये 3 सेक्टर्स अच्छा करेंगे। जब हमने अंडरवेट सेक्टर्स की बात करी कि किसमें वो अंडरवेट है, ही सेज कि जो कैपिटल गुड सेक्टर है वो अभी काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा कर चुका है, तो उस सेक्टर पे वो अभी अंडरवेट है। एंड अनदर सेक्टर जिस पे वो अंडरवेट है दैट इज FMCG सेक्टर, क्योंकि वो भी अभी अच्छा कर चुका है, सो दैट्स अ सेक्टर दैट ही इज क्वाइट अंडरवेट ऑन एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिर हमने मिस्टर प्रतीक से ये डिस्कस किया कि क्या एक इन्वेस्टर को सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड मिस्टर प्रतीक सेज कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अब लाइक ऑल ऑफ अस नो कि सेक्टरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स काफ़ी साइक्लिकल हो सकते हैं और इसीलिए टाइमिंग द मार्केट मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया। ही ऑल्सो सेज कि किसी भी थीमेटिक फंड में या सेक्टरल फंड में आपको कम से कम 5 से 6 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, एंड यू शुड नो कि आपको एग्जिट कब करना है इन फंड से, because that becomes very very important. He also says कि herd mentality मत follow करिए, खुद अपना रिसर्च करिए और डिसाइड करिए कि which sector works for you. ज़रूरी नहीं है कि अगर सब लोग एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको भी उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने थ्रू आउट द एपिसोड मिस्टर प्रतीक के साथ बहुत सारे ऐसे थंब रूल्स डिस्कस किए कि एक इन्वेस्टर को वो सिंपल थंब रूल्स क्या क्या फॉलो करने चाहिए, एंड हियर्स अ क्विक समरी ऑफ एज एन इन्वेस्टर आपको क्या थंब रूल्स फॉलो करने चाहिए। सो फर्स्टली ही सेज कि SIPs आपको डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए, राइट? डोंट स्टॉप योर SIPs चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो।
डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही सेज कि एक्विटीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए क्योंकि वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में ही होता है. एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है पेशेंस. पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करिए, यू विल सी द रिटर्न्स. असेट एलोकेशन, जिसके वो बहुत बड़े बिलीवर हैं. ही सेज कि हर इन्वेस्टर को असेट एलोकेशन करना चाहिए बिकॉज तभी आपका जो है डाउनसाइड रिस्क भी प्रोटेक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल असेट क्लासेस. देन ही ऑल्सो सेज कि एज एन इन्वेस्टर आपको 100 माइनस एज थंब रूल फॉलो करना चाहिए फॉर एक्विटीज. तो ये डिसाइड करने के लिए कि आपका एक्विटी में एलोकेशन कितना होना चाहिए, दैट्स 100 माइनस योर एज. सो इफ यू आर 30 years old फॉर एग्जांपल, आपका 70% पोर्टफोलियो एक्विटीज में होना चाहिए. एंड ही सेज जो रिमेनिंग पोर्टफोलियो है वो डेट या गोल्ड के कॉम्बिनेशन में हो सकता है. ही सेज कि हैव द करेज टू इन्वेस्ट इन एक्विटीज और डरिए मत क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन होगा, लेकिन लाइक ही सेज कि पेशेंस, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग वेल्थ. इन द एंड ही ऑल्सो सेज कि बहुत सारे फंड्स नहीं होने चाहिए कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 2 या 3 फंड्स आर मोर देन इनफ. उन्हीं में इन्वेस्ट करते रहिए, बहुत ज्यादा फंड्स के बीच में स्विच मत करिए. बेसिकली कीप योर लाइफ सिंपल, राइट? 2-3 फंड्स में इन्वेस्ट करिए, स्टे इन्वेस्टेड, and that should do. So that was about it, guys. Thank you so much for watching. हमने Mr. Pratik के साथ rapid fire questions भी पूछे, so do watch the episode till the end to listen to his answers. And please इस वीडियो को जरूर like करिए and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.